नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज हम बात करेंगे जिन्ना से जो करे प्यार, पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जी हां, लौट फिर के उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना 80-20 पाकिस्तान इन तमाम मुद्दों पर आ जाता है। वैसे कई नेता कहते हैं कि चुनाव तो वो सुशासन पे लड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे लड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़ी कैंपेनिंग देखें भारतीय जनता पार्टी की तो लौट फिर के आप देख सकते हैं कि वो आ जाती है धर्म पे। और ऐसे मुद्दे उठते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है उत्तर प्रदेश से। और इस पूरे के पूरे मामले पर मेरे साथ रहेंगे विश्लेषण के लिए मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बाइट सुनवाना चाहूंगा। पहली बाइट सुनवाऊंगा उत्तर प्रदेश के पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा की, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कार्तिकेय शर्मा जी, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा ये विकास की धुरी है। इस पर हमारी सरकार ने बहुत बेहतर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। आप सब लोग अवगत हैं, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी 2017 से पहले वह बहुत जर्जर थी। तो कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उस पर आज कोई टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं है। आज तो हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे विकास करेंगे। तो जनता का आशीर्वाद हम लोग मांग रहे हैं। तो इस पर पहला क्विक कमेंट। दूसरी बाइट सुनाने से पहले मैंने उनसे बोला कि आप बीजेपी में ही हैं, तो बड़ा अपवाद टाइप लग रहा है, आप तो रोटी कपड़ा मकान पे बात कर रहे हैं। तो पहले आप दर्शकों को बताइए ब्रजेश की, मतलब जो ये कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा, अपवाद है या बड़ी लाइन है? देखिए, अपवाद ही समझिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी जो दिखाने के लिए करता है कि भाई चुनाव का मुद्दा है, उसमें हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 साल में भयानक तरक्की कर ली है, बिजली की स्थिति एकदम ठीक हो गई है, अब जुर्म नहीं होता, अब जो गुंडे थे वो छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप सतह को कुरेदेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही बयान आएगा जैसे आप अपनी अगली बाइट में सुनवाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अब ब्रजेश ने क्यों कर दिए, तो मैं अगली बाइट आपसे सुनवाता हूं और अब आप इस बाइट को सुनिए। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तो सीधे सीधे मैं ब्रजेश में पूछ ही लेता हूं, क्योंकि जनरली जब सवाल पूछे जाते हैं तो एडजेक्टिव्स नहीं लगाए जाते, ये सिखाया जाता था जब आप प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। अति नहीं हो गई? अति क्या हो गई, यही इनका मतलब मेन जो कोर्स है वो यही है, मेन कोर्स यही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अखिलेश यादव से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किसे अपना बड़ा शत्रु मानते हैं, तो अखिलेश यादव ने वो लाइन दी जो उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहे और उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने दी थी कि हम पाकिस्तान से बड़ा इंडिया का एनिमी नंबर 1 यानी भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है। और इस वक्त जब आपको याद होगा, जब उस वक्त बयान दिया था तो एकदम बवाल मच गया था, तमाम लोग जॉर्ज फर्नांडिस पे टूट पड़े थे बिना स्थिति की समीक्षा किए हुए। आप देखिए 1962 में जो युद्ध हुआ जिसमें भारत की करारी हार हुई, और उसके बाद आज जो भारत और चीन के बीच की स्थिति है और हमारी कितना बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में है, और हर तीसरे दिन आपको ये सुनने को मिलता है कि कभी कोई नया पुल बना रही है चीन, अपने साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव कर लिया है चीन ने, कब्जे की जमीन चीन छोड़ नहीं रही है। 12-13 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी उस तरह से हल नहीं निकला जो हमारे लिए हम कह सकें कि बेनिफिशियल हो। उसमें अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कहीं से भी गलत नहीं था, लेकिन बीजेपी एकदम तैयार बैठी थी। जैसे ही पाकिस्तान की बात आई, आपने देखा संबित पात्रा आधा स्टेटमेंट लेके उड़ गए और उन्होंने जिन्ना की दोबारा एंट्री। मुझे तो कई बार लगता है कि जिन्ना के परिवार के जो लोग बचे होंगे, यदि उस पर कॉपीराइट करा लिया होता तो आप यकीन मानिए हर चुनाव से वो अरबों रुपए लेके जाते, जितना उनके नाम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश या बाकी जगह के चुनाव पे होता। सही कह रहे हो ब्रजेश आप, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो संदर्भ था सवाल
और फिर जवाब में गलवान का मुद्दा था, और जवाब में जिस तरह से चाइना का डिप्लॉयमेंट है हमारे बॉर्डर पे, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वो था। तो ब्रजेश मुझे बताइए कि यही इसी को डॉग विसल पॉलिटिक्स बोलते हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो रोटी कपड़ा मकान, आर्थिक मुद्दे, प्लान ढकाना, जो सब सीधी जिसे कहते हैं राइट बॉक्सेस टिक कर दिए गए, और फिर जो आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो जिसे कहते हैं निचले स्तर पे, वो वही बातें करेंगे जिस पे आपको चुनाव लड़ना है। देखिए, सपोर्टर निचले स्तर की आप क्या बात कर रहे हैं? आप उच्चतम स्तर पे आइए। आप आइए, जब मथुरा में जिस तरह से एक स्थिति ऐसा लगा कि बिगड़ जाएगी और मथुरा में 144 लागू हो गया था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, और ट्वीट पे वो पिंड ट्वीट था। ये भी नहीं कि आप कहें कि जी गलती से हो गया या किसी ने हैक कर लिया ट्विटर अकाउंट को, वो पिंड ट्वीट था। और उसी चीज़ को बाद में सारे बड़े नेताओं ने उसको एंडोर्समेंट दिया। देखिए, होता क्या है, चुनाव दो तरह से लड़ा जाता है। चुनाव में एक मुद्दा वो होता है, जैसे आपने सही कहा कि इसमें सारे राइट बॉक्सेस टिक करते हैं। आप बात करते हैं कि रोजगार देंगे। आज ही सिद्धार्थनाथ सिंह का एक बयान आया, जिसके बाद काफ़ी उत्तर प्रदेश में मतलब दोनों तरफ से मजे लेने की होड़ सी लग गई, जब उन्होंने कहा था करीब 1.5-2 करोड़ की ज़्यादा रोजगार तो हमारे ही मतलब मिनिस्ट्री ने दे दिया है। तो उस पर विपक्ष ने इस ट्वीट का काफ़ी मजे लिया। तो ये रोजगार, शिक्षा, आपको अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब टिक राइट बॉक्सेस हैं जिन्हें आप टिक करते हैं। लेकिन चुनाव आप इन राइट बॉक्सेस पे नहीं लड़ते। चुनाव आप जिस मुद्दे पे लड़ते हैं, आपने देखा होगा, अमित शाह, अभी होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, वो सीधे उन्होंने शुरुआत ही कैराना से की, और कैराना से भी जो मेन मोटिव ये था कि अब हमारी सरकार आ गई थी, 5 साल में हमने इंश्योर कर लिया कि जो लोग छोड़ के भाग रहे थे, यानी जो अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ द स्टेटमेंट होता है कि जो लोग यहाँ मुसलमानों के दबाव में, जो हिंदू परिवार यहाँ से छोड़ के भाग रहा था, अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कितने भागे कितने नहीं भागे, किसी के दबाव में भागे, ये सब बड़ा ही, क्योंकि जब वहाँ स्वयं जब जिंदा थे तो उन्होंने भी कभी इस तरह से नहीं इसको प्रूव कर पाया कि इसकी वजह से हमें यहाँ अपने कैराना से हिंदुओं को भागना पड़ा या नहीं भागना पड़ा। लेकिन जो माहौल, जो ओवर आर्किंग सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट यही है, और चुनाव भी इसी पे लड़ा जा रहा है। बाकी सारे बस राइट बॉक्सेस टिक करने जैसी बातें। तो यानी ब्रजेश, आप कह रहे हैं कि मतलब जो चुनाव है इसी मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, ठीक है, आप पुरानी चीज़ें उठा लेते हैं, आपको याद दिलाना होता है, आपको अपने पुराने अच्छे जो इश्यूज होते हैं रिवाइव करके रखने पड़े होते हैं, लेकिन ये चुनाव करवट क्यों बदला? क्योंकि आपको याद हो, शुरू में एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद अयोध्या का कवरेज हुआ, उसके बाद जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बोल रहे थे, एक और पिंड ट्वीट था मथुरा का, उनका वो था, और सडनली चुनाव करवट लेता है। तो ये जो बयान आ रहे हैं, क्या उस नर्वसनेस का नतीजा है कि चुनाव कहीं और करवट ले चुका है? देखिए, ऐसा है, इसे नर्वसनेस की जगह आप ये समझिए कि जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक होती है, उस पे आप जाते ही जाते हैं। चुनाव की शुरुआत हुई, जैसा आपने एकदम सही कहा कि आप काशी विश्वनाथ की बात हुई, तमाम लोगों ने मतलब एकदम वॉल टू वॉल ब्लैंकेट कवरेज हुआ उसका, और उसके अलावा जो अन्य सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली, तमाम कॉरिडोर्स की बात चली कि यहाँ से 10 घंटे लगते थे, वहाँ अब 6 घंटे लगेंगे, और बड़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बातचीत हुई। लेकिन जो उसके बाद मथुरा आया तो लगा कि ये, लेकिन वहाँ ब्रजेश उठाए मुद्दे वही, लेकिन वहां लगा ये कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है और जो इनकी जो जातीय समीकरण का मुद्दा है वो कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में जिस तरह से जो परसेप्शन की लड़ाई चली, उसमें ऐसा लगा कि जो इनका जो जातीय समीकरण जो इन्होंने साध रखे थे, वो समीकरण वन एट अ टाइम अलग अलग होते जा रहे थे। तो इससे भाजपा की स्थिति थोड़ी अजीबोगरीब हो गई, उधड़ रहे थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि हिंदुत्व छोड़ के एकदम से नरेशन फिर दोबारा ओबीसी, यादव माइनस ओबीसी, और तमाम कैसे कैसे हम इन लोगों को अपनी तरह समीकरण करें। ये आज एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होते ही भाजपा में मुझे लगता है तुरंत लोगों को एहसास होगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोबारा से लपेटा जा सकता है। तो ये कहेंगे कि कई दिनों बाद जिन्ना की री एंट्री हुई है, और कई दिनों बाद पाकिस्तान की भी री एंट्री हुई है यूपी के चुनाव में। मुझे सही बोल रहे हैं कि भाई गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने कर दिया था, जिसका आखिर में जिससे पूरा माहौल खराब हो गया था। तो हाँ, बात सही है आपकी कि कई बार इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और कुछ चुनावों में असर हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि यूपी में इन चीजों का इस बार असर होगा? देखिए, असर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कार्तिक, आप कुछ भी चांस के लिए नहीं छोड़ते।
आप जब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ भी चांस के नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव ने किस परिप्रेक्ष्य में सेंटेंस दिए, बोला, किस परिप्रेक्ष्य में स्टेटमेंट दिया, ये पहली बार नहीं है कि कोई बोल रहा है। 50 बार भारत में ये स्टेटमेंट बोला जा चुका है कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है, पाकिस्तान के मुकाबले कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को हम अपने पाकिस्तान भारत के मुकाबले बहुत ही 2M दर्जे का देश है, चाहे आप उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तौर पे देख लें, चाहे आप उसे मिलिट्री उसके हिसाब से देख लें। हमारी असली लड़ाई पाकिस्तान से। लेकिन जब चुनाव हो रहा हो तो चीन का इस चुनाव में कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से संबित पात्रा, और संबित पात्रा बोलते बहुत अच्छा है, तो जिस तरह उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, तो इसकी उन्होंने 2-3 बार पुनरावृत्ति की। यदि आप गलती से भी भूल जाएं या पूरा ना सुने हो तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक बार चलती, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप 2013, 14, 2017, 1922, क्या ये काठ की हांडी फायर प्रूफ है? नहीं, देखिए कार्तिक, ऐसा है कि 2013 में आखिर में इसका एक बहुत ही एडवांस वर्जन देखने को मिला था, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में दंगे होने के बाद, और वो चुनाव से इतने करीब थे कि जो उस दंगा था, उस दंगे की जो दाग था लोगों के दिल में, जो वो था, वो बड़े लंबे समय तक चला, और उसको पाटने की कोशिश दोनों विपक्षी पार्टियों की तरफ से उतनी सशक्त तरीके से नहीं हुई जितनी तरीके से होनी चाहिए थी। इसलिए उसका जो राजनीतिक फायदा था, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो। और बड़ी हद तक माना जा रहा था यदि ये किसान आंदोलन नहीं होता तो 22 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलता। जो इसमें स्पैनर था वो था किसान चुनाव। किसान चुनाव के बाद बहुत लोगों को मानना था कि जाट मुसलमान फिर से एक हो गया है, वरना पहले माना जाता था कि जाट एकदम हिंदू है, जाट और मुसलमान अलग। तो इस एक होने की वजह से इस बार भाजपा को दोबारा से पूरा प्रयास करना पड़ा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये चकल्लस के स्टेटमेंट से ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। ये आप ये समझें कि इस स्टेटमेंट से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस तरह के स्टेटमेंट माइंडसेट जरूर पूरी तरह से दर्शाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की, क्योंकि मैं देख रहा था, क्योंकि पहली तो चीज़ ये कि कई वर्षों बाद इस तरह के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस का नाम नहीं लिया जा रहा। खैर बहरहाल वो तो सबको पता है 1989 के बाद से क्या हाल है। लेकिन इस चुनाव में एक और शख्सियत गायब है, वो है मायावती। क्योंकि आपने अभी फार्म लॉस की बात की, आपने बात की कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। तो पहले वाले फेज में वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर देखा जाए तो लड़ाई में 2 सज्जन हैं, लेकिन वो जो तीसरी शख्सियत है वो गायब है। देखिए बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को चौंका रही है कि जिस तरह से कई सारे कांड हुए, जो हाथरस में हुआ, जो उसके बाद इलाहाबाद में हुआ, ये सब ऐसे कांड हैं जो एक किसी भी समाज पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करते हैं। लेकिन साथ साथ यदि आप प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उस पर्टिकुलर जात की राजनीति करने वालों के लिए बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज होता है। यदि मायावती पुरानी मायावती होती या मायावती इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर गई होती तो आज स्थिति एकदम अलग होती। हम लोग यहाँ पे मायावती को पूरी तरह से राइट ऑफ करने की जगह मायावती के कहाँ पर उनके जो स्ट्रेंथ होगा और कैसे कितने नंबर और सीट लाएंगे, हम उस पर बहस कर रहे हैं। और वेस्टर्न यूपी में जो उनका जो दलित मुसलमान वाला भी जो कॉम्बो है, वो बड़ा बढ़िया कॉम्बो है। वो अलग बात है कि 2013 के बाद वो एकदम विफल सा हो गया है। इस बार भी आप देखेंगे जो पहला उन्होंने जो पहले फेज की जो टिकट दिए उसमें से कई मुस्लिम कैंडिडेट रखे हैं। तो बहुत लोगों का मानना है ये वहाँ पर जो मुस्लिम हिंदू या मुस्लिम जाट और दलित का जो कॉम्बो मिला के अखिलेश यादव और आरएलडी लड़के चुनाव मैक्सिमम अपनी तरफ से जीतने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये कहीं स्पैनर न साबित हो जाए मुसलमानों को टिकट देना। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। लेकिन इस चीज़ से कोई इंकार नहीं कि जो मायावती पहले की मायावती, जिस मायावती को हमने देखा था उस सड़क पर लड़ते हुए, या मायावती को पूरी चुनाव बहुत एकदम शिद्दत के साथ लड़ते हुए, वैसी मायावती पूरी तरह से सही बात है। जिस तरीके से कहते थे कि मायावती ने ये कहा भी जाता था कि कई सारे कॉमरेड्स थे, कई सारे लोग थे जो कांशीराम से जुड़े थे, लेकिन मायावती ने उस वक्त उत्तर प्रदेश मांगा था। और लोग कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा खड़ी हुई वो मायावती की मेहनत से खड़ी हुई। लेकिन आज देखिए मुकाम हम चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे आपके सामने हैं, उसमें मायावती जैसी शख्सियत गायब है। लोग बोल रहे हैं कि वो चुप क्यों हैं, क्योंकि लोग इस बात पर अब सवाल उठा रहे हैं क्या उनकी खामोशी किसी एक पार्टी को उनका टैसिट समर्थन तो नहीं। बहरहाल लेकिन वो अगली डिबेट होगी। आज की डिबेट हम इसी पर सीमित करते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार रोटी कपड़ा मकान या बेसिक जो मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर, उसकी जगह बार बार जिन्ना का मुद्दा क्यों उठा रही है। क्या उसको डर लग रहा है कि बिना पोलराइज किए चुनाव जीता नहीं जा सकता है। तो ये देख रहे थे हमारी खास पेशकश मेरे और ब्रजेश के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।